नमस्कार। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी नवनियुक्त अभियोजन पदाधिकारियों का स्वागत है। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम न्यायालय में व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है, जिसमें अभियोजन पदाधिकारियों का देखा जाए तो मुख्य काम अभियोजन के पक्ष को मजबूती से न्यायालय के समक्ष रखना है। तो इस तरह इसको कैसे रखा जाए, इस पे विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपराधिक विधि को कैसे गतिवान किया जा सकता है। इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन क्रिमिनल केसेस कैसे होगा। तो मुख्य रूप से दो तरीके हैं। पहला है फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट और दूसरा है बाय लॉजिंग एफआईआर। जैसा कि प्रोसीजर में सीआरपीसी में प्रावधानित है, एफआईआर लॉन्च होने के बाद 24 घंटे के अंदर में एफआईआर न्यायालय को समर्पित कर दिया जाता है और वहां से अनुसंधान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन देखा जाएगा तो अभियुक्त जो है न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका समर्पित करता है और उसमें अभियोजन पदाधिकारियों को अपना पक्ष रखना पड़ता है, जैसा कि जानते हैं आप सभी लोग। इसमें व्यवहारिक ज्ञान क्या देखना है, व्यवहारिक ध्यान क्या कृष्ट करना है, ये सब चीज देखना है। अनुसंधान के क्रम अभी चल ही रहा है, तब तक मान लीजिए कोई अभियुक्त की तरफ से आवेदन याचिका फाइल किया जाता है, तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल जो प्रथम सूचना रिपोर्ट का है उस पर आप लोगों को बताना चाहेंगे। यह देखिए, ये जो कांड संख्या है बेतिया नगर का है। कांड संख्या है 10/2024। यह सेक्शन है 341, 323, 324, 307, 379, 504/34। इसमें ध्यान देना है कि इसको एफआईआर को पेरूजल करते समय अपराध की घटना कब हुई, किस तिथि को हुई, कितने बजे हुई और प्लेस ऑफ ऑकरेंस क्या है। यहाँ पे जो रेड में हाईलाइट किए हैं, प्लेस ऑफ ऑकरेंस देखना है। अब इसमें क्या देखना है कि पूरे जो है कि जो रिटेन एफआईआर है, यहाँ से देखा जाएगा कि यहाँ पे फर्द बयान जो विक्टिम है उसका हॉस्पिटल में होता है और पुलिस पदाधिकारी के द्वारा यह जो है रिकॉर्ड किया जाता है और ये उसके बताए कथनानुसार रिकॉर्ड करके और उसका इसमें हस्ताक्षर कराया गया है। इस पे एफआईआर लॉन्च हो गया। अब इसमें मैटर को देखना है कि क्या क्या एलिगेशन लगाया गया है। इसमें देखा जाएगा एफआईआर में, इसमें जो है सैयद सरफराज उम्र 27 वर्ष ये बता रहा है और ये बता रहा है कि 22 तारीख को मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, पूरे होशोहवास में कर रहे हैं, कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब चीज़ देखने की बात है। यहाँ पे डेट ऑफ ऑकरेंस, टाइम ऑफ ऑकरेंस। अब इसमें देखना है कि कितने एक्यूज्डों पे एलिगेशन लगाया गया है। इसमें एक्यूज्ड हैं नजीर अंसारी, हुसैन अंसारी, गोलू अंसारी, नसीमा खातून, विभा खातून, गुलजार अंसारी, कुल 6 एक्यूज्ड हैं। अब इसको माइन्यूटली पेरूज करना है। अभियोजन पदाधिकारियों को इसको एकदम माइन्यूटली पेरूज करना है और माइंड में सेटअप करना है किस पे क्या एलिगेशन है। यहाँ देखने वाली बात है कि ये नसीमा खातून है जो एक्यूज्ड है, ये इंस्टिगेटर के रूप में कार्य करती है और जो है
हुसैन अंसारी, ये सूचक के ऊपर जानलेवा प्रहार दाब से, दाब एक शार्प कटिंग वेपन है, इसको ध्यान में रखना है। सर पे मारता है, सर जो है वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर दूसरा एक्यूज्ड है गोलू अंसारी, वो अपने हाथ में लिए रड से जानलेवा प्रहार करता है, जिससे कि आंख पे चोट लगती है। फिर विभा खातून और गुलजार अंसारी दोनों लोग मिलके उसका गला दबाते हैं। फिर गुलजार अंसारी उसके सोने का चेन स्नैच कर लेता है। यही है, एफआईआर लॉस हो गया। अब जमानत याचिका आती है, इसमें से सब एक साथ भी कर सकते हैं फाइलिंग, या अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इसमें देखना है कि मेन एलिगेशन क्या है, कौन कौन एक्यूज क्या क्या एलिगेटेड है। तो अगर एफआईआर नेम्ड है, सारे एक्यूजों का नाम देते हुए किया गया है, तो सबसे पहले तो यही देखना है भाई एक्यूज पिटिशनर जो है नेम्ड है। अब देखिए गुलजार अंसारी पे ये एलिगेशन है कि जान मारने की नियत से गला दबाना, गला दबा रहे हैं। 307 का मामला बन रहा है, अटेम्प्ट टू मर्डर। और नज़ीर अंसारी जो है ये पूरे विवाद का ही जड़ है, तो ये विवाद का नींव ही यही रखते हैं। ईशा खातून है, ये भी जान मारने की नियत से गला दबा रही हैं, 307 का इसमें भी बन रहा है। गोलू अंसारी है, रड से जानलेवा प्रहार करते हैं, जो वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी आँख के नीचे लगता है। नसीमा खातून जो कि इंस्टिगेटर है, इसी ने हुसैन अंसारी को दिया दाव कि इसको मारो साले, जान से मारो। तो सॉरी, हुसैन अंसारी पर जानलेवा प्रहार करने का आरोप है। ये जब बेल फाइलिंग हो रहा है तो अपना पक्ष रखना है कि ये सारी चीज़ें बताना है कि डायरेक्ट एलिगेशन है। और बेल का लीगल प्रोविज़न देखा जाए तो सीआरपीसी 436 से 450 के बीच में आता है। तो बेलेबल ऑफेंस में तो बेल एक्यूज का राइट है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में अभियोजन का पक्ष रखते हुए ये सारे चीज़ बताना है कि कौन एक्यूज, किस एक्यूज पे क्या क्या एलिगेशन लगाया गया है। और ये जो है बेल डिजर्व नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं कि बेल का है कि बेल का डिफिनीशन तो कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन लीगल डिक्शनरी के अनुसार अगर देखा जाएगा तो प्रोक्योरमेंट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड, यही है। तो फ्यूचर में एक्यूज ट्रायल में कोऑपरेट करेगा इसके लिए, और बाहर जाकर एविडेंस से छेड़छाड़ न करे, इसलिए ये सारे सब चीज़ ग्राउंड है। तो इसमें अभियोजन पदाधिकारियों को माइन्यूटली एफआईआर का जो स्टेटमेंट है, रिटन एप्लीकेशन है, फर्द बयान है, जो पुलिस पदाधिकारी के द्वारा रिकॉर्डेड किया गया है, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में ये सारी चीज़ें आपको अपोजिंग के लिए बोलना पड़ता है। तो बेल में ये सारी चीज़ें देखना है, और एफआईआर को मैन्युटली पेरूज करना है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आता है, डिफेंस ये प्ली लेगा कि डर्टी पॉलिटिक्स है, ये चीज़ है, आपसी विवाद के चलते हो गया है, गलत फंसाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जब माइन्यूटली पढ़ा जाएगा तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, और अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए आपको सारे एक्यूज़ों पे क्या क्या एलिगेशन है ये सारी चीज़ें
ध्यान में रखना है। अगर इसमें अगर कहीं कोई आप लोगों को डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। अब मेरा अगला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वह जो है विटनेस एग्जामिनेशन पे होगा, क्योंकि कोर्ट में अपीयर होने पर गवाह जो विटनेस अपीयर होते हैं उनका एग्जामिनेशन कराना पड़ता है। तो मेरा अगला जो होगा उस पर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस पे होगा। इसमें अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।